नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का दूसरा भाग पढ़ा। आज हम इस कविता का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। और पैरों के तले हैं एक पोकर, उठ रही इसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी हैं घास भूरी, ले रही वो भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पोकर का अर्थ है तालाब, लहरियाँ यानी लहरें, चकमकाता यानी चमकाता है। अब इस पद्यांश का भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि एक मेड़ पर जहाँ बैठे हैं उसके दूसरी ओर स्थित तालाब के जल में हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। और पैरों के तले हैं एक पोकर, उठ रही इसमें लहरियाँ। पैरों के तले में एक पोकर हैं और उसमें लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही बगल में उगी पूरी घास भी यूं हिलने लगती हैं मानो आकाश में पतंगें उड़ रही हो। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पे एक चांदी के खंबे की तरह दिखाई पड़ता है, जो कवि की आंखों में निरंतर चमक रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही हैं वो भी लहरियाँ। उस तालाब में भूरी घास उगी हुई है, वो भी लहरें लेती हुई सी दिखाई दे रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। कहने का अर्थ यह है कि जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पर एक चांदी के खंबे की तरह दिखाई देता है, जो कवि की आंखों में निरंतर चमक रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल होती है। कई पत्थर किनारे किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। जब जब तालाब में लहरें उठ रही हैं तब तब तालाब का जल जाकर के पत्थर को भिगो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पत्थर चुपचाप पानी पीते नजर आ रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी और पता नहीं कब उनकी प्यास बुझेगी। इस तरह कवि ने इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया है। अगला पद्यांश। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले मात वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती हैं भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। मीन का अर्थ है मछली। चटुल यानी चंचल, गगन यानी आकाश। कवि देखते हैं कि तालाब के किनारे उथले जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं मानो वो जल में पैर डुबाए खड़े खड़े सो रहे हैं। चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। लेकिन जैसे ही उन्हें जल के अंदर कोई मछली हिलती डुलती महसूस होती हैं या दिखाई देती हैं तो वह अपनी चोंच तेजी से जल के अंदर डाल करके उस मछली को पकड़ करके निकल जाता है। एक काले मात वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती हैं भरे जल के हृदय पर। वहीं दूसरी तरफ जल के ऊपर एक काले रंग के सिर वाली चिड़िया उड़ करके चक्कर लगाते हुए तालाब के जल में नजर आ रही हैं। जैसे ही उसे जल के अंदर मछली नजर आती हैं वह बिजली की तेजी से अपने सफ़ेद पंखों के सहारे
जल को चीरती हुई गोता लगा करके अंदर चली जाती हैं और उस मछली पर टूट पड़ती हैं। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती हैं गगन में, और उस चमकती हुई मछली को वह काले माथे वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में दबा करके ऊपर आकाश में दूर उड़ जाती हैं। काले माथ वाली चिड़िया से यहाँ दोगले स्वभाव वाले व्यक्तियों के बारे में भी कवि ने इशारा किया है, जो एक तरफ तो परमार्थ की बात करते हैं लेकिन मौका आने पर अपना स्वार्थ साधते रहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि जहाँ बैठ करके गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूर जाकर के भूमि ऊंची हो गई है। यानी कवि जिस जगह पर बैठा है, बैठ करके गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूर थोड़ी ऊंची भूमि है जिसके पार देखा नहीं जा सकता। उस ऊंची उठी भूमि के दूसरी तरफ ही रेल की पटरी बिछी हुई है। भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। जहाँ से कवि वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी ट्रेन के आने में बहुत समय बाकी है, इसलिए लेखक पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के मध्य बैठ करके सभी जगह ताक करके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। ये सब उन्हें बहुत ही आनंददायी लग रहा है, क्योंकि शहर में उन्हें रोज़ रोज़ ऐसे सौंदर्य देखने को नहीं मिलते। शहरों के अंदर ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य देखने को नहीं मिलता, इसलिए लेखक वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहा है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। अभी रेल के आने में समय बाकी है, इसलिए लेखक पूरी स्वतंत्रता के साथ में खेतों के बीच में बैठ करके सभी जगह देख करके प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। अगला पद्यांश, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ यानी जो असमान है, समतल नहीं है, बांझ यानी अनउपजाऊ, कुरूप यानी भद्दे। अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। कवि की नज़र खेतों से उठकर दूर जाती हैं तो उन्हें चित्रकूट की असमान रूप से फैली ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। चित्रकूट की असमान रूप से फैली ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आती हैं। असमान है, जो ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। लेखक कह रहे हैं, कवि आगे कह रहे हैं कि ये दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं पहाड़ियाँ, लेकिन ये पहाड़ियाँ उपजाऊ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा कोई हरियाली नहीं है, इसलिए ये भूमि अनउपजाऊ है। अगली पंक्तियां हैं, सुन पड़ता है मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उड़ता गिरता सारस का स्वर, टिरटों मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैला है सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती हैं, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। सुग्गे का अर्थ है तोता। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने वन स्थली में गूंजते तोते और सारसों की मधुर आवाज़ों का वर्णन किया है। कवि को बीच बीच में तोते की टें टें की ध्वनि सुनाई देती हैं, जो इस शांत वातावरण में वन के अंदर से आ रही हैं। इस मधुर ध्वनि को सुनकर के कवि का मन आनंद से भर उठता है और उनका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि की ताल से ताल मिलाने को करता है। सुन पड़ता है
मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है। वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। आगे कवि कह रहे हैं, इसी बीच कवि को सारस की जंगल को भेद देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती हैं, जो कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं। उठता गिरता यानी कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं। सारस का स्वर टिरटों टिरटों, सारस की जो ध्वनि है वो जंगल को भेद देने वाली हैं, कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं। वास्तव में यह सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत हैं, जिसे सुनकर के कवि एक कल्पना करता है कि वह भी अपने पंख फैलाएं, सारस के संग उड़ करके हरे खेतों के बीच चला जाए, फिर छुप करके चुपचाप से सारस के सच्चे प्रेम की कहानी सुने, ताकि उन्हें कवि द्वारा कोई तकलीफ न हो और वे उड़ न जाएं।